नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से प्रश्नों को सॉल्व कर रहे होंगे और अपने सुझाव और कमेंट्स हमें जो है यूट्यूब पर देते जाएं, जिससे हम मोटिवेट होकर आपको अधिक से अधिक वीडियो प्रोवाइड कर सकें। और हम लोगों ने देखा है कि आप लोग लगातार प्रश्नों को देख रहे हैं। बस एक चीज़ है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि अभी हाल ही में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होने वाली है, चाहे वो पीजीटी की परीक्षा हो, चाहे आर्कियोलॉजी नेट हो, चाहे हिस्ट्री जीआरएफ हो, नेट जीआरएफ की परीक्षा, इन सब में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हम लोग जल्दी से जल्दी जो है हिस्ट्री का पूरा सिलेबस डिस्कस करके हिस्ट्री की ओर भी जो है मूव करेंगे और इसको जो है और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। तो आज हम प्रश्नों की श्रृंखला के चौथे खंड में चलते हैं और कुछ प्रश्नों को आपके साथ सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तब तक अधिक से अधिक लोगों को इसमें जोड़िए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। पहला प्रश्न है आपका, गांधार शैली के शिल्प कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और कुछ लोगों की गुंजाइश थी कि कृपया ये था रिक्वेस्ट कि इसको इंग्लिश में भी थोड़ा सा करिए, तो जो इंग्लिश के बच्चों के लिए भी सही हो। तो मैं आज से कुछ प्रयास करता हूं कि आपको इसको क्वेश्चन को इंग्लिश में भी बताने का प्रयास करूं। पहला क्वेश्चन है, गांधार शैली के शिल्प कहाँ से प्राप्त हुए हैं या यहाँ से प्राप्त हुए हैं? द गांधारा स्टाइल ऑफ स्कल्पचर आर फाउंड एट। गांधारा स्कल्पचर जो है कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो पहला ऑप्शन है नागदा, दूसरा है चारसद्दा, तीसरा है ऐहोल और चौथा क्या है? भुवनेश्वर। ये चार ऑप्शन आपके पास है, नागदा, चारसद्दा, ऐहोल और भुवनेश्वर। इसमें सही ऑप्शन आपका क्या है वो आपको बताना है। सही ऑप्शन आपका है जो गांधारा स्टाइल ऑफ स्कल्पचर है, ये पाई जाती है चारसद्दा में। ठीक है, और ये चारसद्दा कहाँ है? ये चारसद्दा जो है पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में। और ये क्या है? ये इसको जो है पुष्कलावती के भी नाम से जानते हैं हम। ठीक है, इसको पुष्कलावती के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद ये पाकिस्तान में स्थित है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला अब हम जो है इसको देख लेते हैं ऑप्शंस को। जैसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है नागदा। नागदा चंबल नदी के किनारे। कहाँ पे है नागदा? नागदा है चंबल नदी के किनारे। चंबल नदी के किनारे एमपी में है। कहाँ पे है? एमपी में स्थित है ये। ठीक है, और यह मालवा कल्चर से संबंधित पुरास्थल है। किससे संबंधित है ये? मालवा कल्चर से संबंधित है। मालवा कल्चर संबंधित है। और इसका नाम कैसे पड़ा? नागदा। नागदा का नाम पड़ा नाग प्लस दाह, अर्थात जहाँ पर सांपों का क्रिमिनेशन होता, जहाँ सांपों का दाह संस्कार होता था, क्रिमिनेशन और बर्निंग ऑफ स्नैक्स, ये इसलिए इसका नाम जो है नागदा पड़ा। और नागदा का अगर हम लिटरेरी एविडेंस की बात करें तो नागदा का हमके उल्लेख जो है वो कालिदास के एविडेंस में मिलता है। कहाँ मिलता है? कालिदास के। लिटरेरी एविडेंस इसका नागदा का क्या है? वो कालिदास की पुस्तक है जिसमें जो है इसका उल्लेख मिलता है नागदा का। अब आगे देख लेते हैं ऐहोल। ऐहोल पुल यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण है। एक तो दुर्गा टेम्पल यहाँ पर है। क्या है? दुर्गा टेम्पल है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दूसरा चीज़, ऐहोल से ही आप जानते हैं कि ऐहोल अभिलेख किसका है? ऐहोल इंस्क्रिप्शन जो है, ऐहोल इंस्क्रिप्शन पुलकेशिन द्वितीय का है, जिसमें हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध के विषय में जानकारी मिलती है। और यही पहला, इसका जो है लेखक कौन है? इसका लेखक रविकीर्ति है। ठीक है, इस अभिलेख का लेखक रविकीर्ति है। और इसमें ही सबसे पहले भारतीय इतिहास में गज सेना, एलिफेंट मिलिट्री का वर्णन जो है इस अभिलेख से मिलता है सबसे पहले। और महाभारत की तिथि बताने वाला अभिलेख कौन सा है? यही ऐहोल अभिलेख है। इसलिए ऐहोल बहुत महत्वपूर्ण है। अगला ऑप्शन है भुवनेश्वर। अब हम लोग भुवनेश्वर को भी देख लेते हैं। भुवनेश्वर एक तो वर्तमान समय में जो कैपिटल ऑफ उड़ीसा है, उड़ीसा की राजधानी है।
दूसरा, इसे मंदिरों का शहर कहा जाता है। जैसे क्वेश्चन आया कि भारत में मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है, तो वो कौन सा है, भुवनेश्वर है। और यहाँ पर 700 से ज़्यादा टेम्पल्स या मंदिर हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 6 दांतों वाले हाथी की जातक कथा दिखाई गई है। 6 दांतों वाले हाथी की जातक कथा कहाँ दिखाई गई है या यहाँ से दिखाई गई है। द जातक स्टोरी ऑफ द 6 टस्क्ड एलिफेंट इज डिपिक्टेड एट, फर्स्ट ऑप्शन बरहुत, सेकंड सांची, थर्ड अमरावती, फोर्थ अजंता। इन चारों में से कहाँ पर दिखाई गई है, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देखिए, ये क्वेश्चन आपका नेट 2004 में पूछा गया था। ठीक, उसमें यूजीसी ने जो आंसर सही माना था वो माना था बरहुत को। ठीक, लेकिन अगर आप जो 6 दांतों वाले हाथी की जातक कथा को देखते हैं तो वो ये जो चारों ऑप्शन हैं, चारों जगह यह घटना दिखाई देती है। ऐसे तो चारों ऑप्शन सही हैं आपके ये, लेकिन 2004 के नेट एग्ज़ाम में ये जो है बरहुत को सही आंसर माना था। तो आप देख लीजिएगा, है चारों सही, इनमें से जो है ये एग्ज़ाम के दृष्टि से इसको देख लीजिएगा। और बरहुत क्यों फेमस है, बरहुत से आप जानते हो कि स्तूप के प्रमाण हैं। स्तूपा किस काल का है, तो मौर्य काल का है। उसके बाद शुंगों ने इसको जो है और डेवलप करवाया था। ठीक है, उसके बाद सांची में भी क्या है, सांची में भी स्तूपा है जिसको जो है मौर्य काल में अशोक द्वारा जो है इसको निर्माण कराया गया था। और उसके बाद शुंगों द्वारा, बेसिकली पुष्यमित्र शुंग द्वारा जो है इसकी रेलिंग बनवाई गई थी। इसकी क्या कराई गई थी, रेलिंग बनवाई गई थी। इसी में जो है जैसे कुछ एक विचारधारा के लोग हैं जो यह मानते हैं कि पुष्यमित्र शुंग बौद्ध धर्म का दमनकर्ता के रूप में सामने आता है। अगर वह वास्तव में उनका दमनकर्ता होता तो वो सांची के स्तूप में, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, वहाँ की रेलिंग क्यों बनवाता, है ना। तो ये सब कुछ जो है प्रश्न है जो तथाकथित विचारधारा के लोगों द्वारा जबरदस्ती थोप दिए गए जिससे कि डिस्प्यूट हो सके। तो इसलिए इसको अगर हम पुष्यमित्र शुंग को ब्राह्मण धर्म का कट्टर विरोधी मानते हैं तो उसके लिए हमें यह भी देखना पड़ेगा कि अगर वह ब्राह्मण धर्म का कट्टर विरोधी था तो वह सांची के स्तूप में रेलिंग क्यों बनवा रहा है। ठीक, तो ये सब चीज़ देखने वाली बात है। ये अलग बात है कि कोई राजा हो सकता है किसी धर्म के प्रति उसका विशेष लगाव हो, लेकिन राजा का यह दायित्व तो नहीं है कि वो प्रजा की रक्षा न करके सिर्फ धर्म की रक्षा करे। अगर राजा को राजा रहना है, शासक को शासक रहना है, तो उसको जो है प्रजा पालक या प्रजा वत्सल शासक के रूप में ही काम करना पड़ेगा। और राजा का यह परम कर्तव्य है कि वह अपनी प्रजा के लिए 24/7 अवेलेबल रहे। अगर ऐसा नहीं है तो वह बहुत लंबे समय तक शासनकाल उसका नहीं चल सकता। ठीक है, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। उसके बाद हम लोग चलते हैं अमरावती। अमरावती में भी हमें क्या है, स्तूप प्राप्त होता है। और यहाँ जो क्या इसकी डेटिंग जाती है 3rd सेंचुरी BC से 250 CE तक जाता है। और ये भी अशोक काल के संबंधित प्रतीत होता है। उसके बाद ये अजंता का आप जानते हो कि यहाँ पर अनेक गुफाएं हैं। इसमें 9 और 10 बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से जो है कई गुफाएं अलग अलग शासकों की, वाकाटकों की, और जो है कि गुप्तों की जो है यहाँ पर गुफाएं प्राप्त हुई पेंटिंग की। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, चोल काल इसके लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, चोल काल इसके लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, चारों देख लीजिए। द चोला पीरियड इज फेमस फॉर इट। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था, तो द चोला पीरियड इज फेमस फॉर स्टोन स्कल्पचर, आप हिंदी में देख रहे होंगे। कांस्य क्या है, क्या ब्रॉन्ज है, चित्रकला, पेंटिंग और रॉक कट केव, डी ऑप्शन। तो इन चारों में से चोल पीरियड जो है किसके लिए फेमस था, चोल पीरियड फेमस था आपके कांस्य शिल्प के लिए, ब्रॉन्ज शिल्प जो है ब्रॉन्ज के लिए यह काल फेमस था। अब हम बाकी देख लेते हैं। इसका सही ऑप्शन बी होगा। और प्रस्तर शिल्प आप देखते हो जो है स्टोन स्कल्पचर हमें मौर्य काल से शुरू होते हैं। उसके बाद एक लंबी श्रृंखला दिखाई देती है स्टोन स्कल्पचर्स की हमारे सामने। जब हम लोग कल्चर का पेपर पढ़ेंगे तब वहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद पेंटिंग तो खैर काफ़ी जो है बाद में आती है। और
उसके बाद जो ये रॉक कट केव्स हैं, ये हमें अब क्या है, मौर्य काल में ही देखने को मिलते हैं, जिसमें बाराबर की गुफा है, ठीक है। ये सब चीज़ें, गुफाएं जो है यहाँ पर जो बिहार में है, तो ये रॉक कट केव की परंपरा जो है ये हमें मौर्य काल से शुरू होती है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। एलिफेंटा इनकी मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। एलिफेंटा इनकी मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। ये हम बहुत, एलिफेंटा इज़ फेमस फॉर इट्स स्कल्पचर, ये देखना है एलिफेंटा किसके लिए प्रसिद्ध है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है विष्णु, सेकंड ऑप्शन है शिवा, थर्ड ऑप्शन है दुर्गा, फोर्थ ऑप्शन है यक्षी, ठीक। तो इन चारों ऑप्शन को देखिए। सॉरी। एलिफेंटा इज फेमस फॉर इट्स स्कल्पचर ऑफ, फर्स्ट ऑप्शन विष्णु, सेकंड शिवा, थर्ड दुर्गा, फोर्थ यक्षी। तो ये फेमस किसके लिए है? ये फेमस है शिवा के लिए, ठीक है। इसका सही ऑप्शन तो क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। और अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं विष्णु। आप जानते हैं कि विष्णु भगवान की मूर्ति हमें जो है दशावतार, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है दशावतार का मंदिर कहाँ है, तो ये कहाँ है? सॉरी। दशावतार का मंदिर है देवगढ़ में, ठीक है। बहुत फेमस क्वेश्चन है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर है जिसमें विष्णु की प्रतिमा रखी हुई है, और यह टेम्पल जो है गुप्ता पीरियड से संबंधित है। तो इस तरह आप देखिए, इसको एक साथ कई प्रश्न बन जाएंगे आपको। अब दुर्गा टेम्पल, दुर्गा अभी हमने आपको पिछले प्रश्न में डिस्कस किया, दुर्गा टेम्पल कहाँ है? ए होल में है, ठीक है। ये हो गया। यक्षी, आपने दीदारगंज का नाम सुना होगा, पटना के नज़दीक दीदारगंज है, वहाँ से हमें मौर्यकालीन दीदारगंज की अच्छी मिलती है, यक्षी की प्रतिमा मिलती है, वो कहाँ के है? दीदारगंज की है, ठीक। तो इस तरह से हम प्रश्न कर रहे हैं, तो जैसे आपके अधिक से अधिक प्रश्न आसानी से होते चले जा रहे हैं, और इसको अधिक से अधिक लोगों को आप शेयर करें, जिससे हमको भी मोटिवेशन मिल सके और हम फिर क्लास की वीडियोस लेके आ सकें। प्रश्न के साथ साथ क्लास भी करना जरूरी है, जिससे आपके ज्ञान में इजाफा हो सके। अगला प्रश्न है, वीणा बजाते हुए कौन सा राजा सिक्के पर अंकित किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन चंद्रगुप्त, विच किंग इज डिपिक्टेड ऑन अ क्वाइन प्लेइंग अ हार्प। अब फर्स्ट ऑप्शन है चंद्रगुप्ता फर्स्ट, सेकंड चंद्रगुप्ता सेकंड, थर्ड समुद्रगुप्ता एंड फोर्थ इज कुमारगुप्ता। तो इसका सही ऑप्शन आपका जो है वो है समुद्रगुप्ता, ठीक। राइट आंसर इज समुद्रगुप्ता, सॉरी, राइट आंसर इज समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त इसका सही आंसर है। अब बाकी हम तीनों पे चर्चा कर लेते हैं। आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त फर्स्ट, इसने कौन सा राजा रानी प्रकार के सिक्के जारी किए थे? कौन से राजा रानी टाइप के कॉइन्स किसने जारी किए थे? तो चंद्रगुप्त फर्स्ट ने ज्वाइन किए थे। इसका चंद्रगुप्त सेकंड जो आता है, चंद्रगुप्त सेकंड चक्र विक्रम प्रकार के, कौन से? चक्र विक्रम प्रकार के, ठीक है। चक्र विक्रम प्रकार के सिक्के जारी करता है। समुद्रगुप्त तो आपको बता ही दिया गया है, वीणा बजाते हुए, प्लेइंग हार्प, ठीक है। क्या है? प्लेइंग हार्प। उसके बाद कुमारगुप्त, कुमारगुप्त मयूर प्रकार के सिक्के जारी करता है। कौन सा? मयूर टाइप कॉइन्स, ठीक है। ये कौन सा? मयूर टाइप कॉइन ज्वाइन करता है। और गुप्ता पीरियड में, ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, ही वाज द ओनली रूरल, ही वाज द ओनली किंग हु इशूड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। यह कुमारगुप्त ही ऐसा शासक था जिसने जो है गुप्ता पीरियड में सबसे ज़्यादा सिक्के जारी किए। अतः सबसे ज़्यादा, सर्वाधिक मात्रा में सिक्के जारी करने का श्रेय किसे जाता है? तो वो जाता है कुमारगुप्त को, ठीक है। ये है। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। कासार्पण या पण नामक आहत सिक्कों का वजन कितना था? ठीक है। द स्टैंडर्ड वेट ऑफ पंचमार्क्ड क्वाइन नोन एज कासार्पण और पनावाज। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा आपका? 48, 57.8, 36, 24। इसका सही ऑप्शन आपका होगा बी। सही ऑप्शन क्या होगा आपका? बी, 57.8। ये जो है 56 ग्रेन भी होकर होता तो इसका सही वज़न होता है 56 ग्रेन, या इसी को हम
32 रत्ती के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये याद करने वाली 32 रत्ती या 56 ग्रेन होता तब भी यह सही होता। तो ये चूँकि यहाँ ऑप्शन एग्जैक्ट है नहीं कोई, तो इसलिए हम जो है इसके साथ जा सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हम चलते हैं। कुषाण काल के स्वर्ण दीनार का वजन था। कुषाण काल के स्वर्ण दीनार का वजन कितना था? ये क्वेश्चन है आपका। द गोल्ड दीनार्स ऑफ कुषाणा पीरियड्स, ठीक है, वेट कितना था इनका? तो 124 ग्रेन इसका वजन था। कितना था? 124। माने अगर ऑप्शन में आपके 121 से 124 आ जाए इनमें से, तो यही था। क्योंकि इनका जो है मानक वज़न जो है 121 से लेकर 124 ग्रेन के बीच में 121 टू 124 ग्रेन्स इनके जो है कॉइन्स ऑफ जो है कुषाणा पीरियड स्वर्ण दिनार्स गोल्ड दिनार्स जो हैं वो 121 से लेकर 124 ग्रेन्स तक मिलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका। गुप्त वंश की स्वर्ण मुद्राएं इस नाम से जानी जाती हैं। ठीक है, गुप्त वंश की स्वर्ण मुद्राएं इस नाम से जानी जाती हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण। द गुप्ता गोल्ड कॉइन्स आर नोन एज, द गुप्ता गोल्ड कॉइन्स आर नोन एज, फर्स्ट ऑप्शन इज दिनार, सेकेंड इज रूपक, थर्ड इज कारसारपण एंड फोर्थ इज सुवर्ण। As you all know that the Gupta gold coins are known the Gupta gold coins are known as दिनार। ठीक, ये महत्वपूर्ण है। और गुप्त काल का जो सोने का सिक्का है वो जो है दिनार कहलाता है। रूपक क्या है? रूपक सिल्वर कॉइन्स हैं। क्या हैं? सिल्वर कॉइन्स। ठीक है, कासार्पण क्या है? कासार्पण या इसी को पर्ण कहते हैं। अभी हमने आपसे ऊपर डिस्कस किया कि उसका वज़न जो है 56 ग्रेन्स होता है। ठीक है, और यह पंचमार्ग कॉइन्स के रूप में हमारे सामने आता है, यानी आहत सिक्कों के रूप में हमारे सामने उपस्थित हुआ है। और किस काल का है ये? मौर्य काल में हमें ये दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद सुवर्ण। सुवर्ण वैदिक काल की प्रणाली का एक भाग है। वैदिक कालीन जो है मुद्रा के रूप में, यद्यपि मुद्रा तो हम पंचमार्ग कॉइन को ही मानते हैं, उसके पहले सुवर्ण जो है मुद्रा के रूप में उपयोग किए जाने वाली वस्तु को हम जो है सुवर्ण कह सकते हैं। ठीक है, तो अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? कनिष्क की सिर रहित मूर्ति यहाँ से मिली है। कनिष्क की सिर रहित मूर्ति यहाँ से मिली है। द हेडलेस स्टैच्यू, क्या? द हेडलेस स्टैच्यू ऑफ किंग कुशाना कम्स फ्रॉम। हेडलेस स्टैच्यू कुशाना की कहाँ से मिलती है? तो फर्स्ट ऑप्शन इज पेशावर, सेकेंड इज मथुरा, थर्ड इज चारसद्दा तक्षशिला, फोर्थ इज चारसद्दा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप सभी जानते हैं कि मथुरा से, बी ऑप्शन सही है, इसका मथुरा से मिला है। कहाँ से? कंकाली टीला। ठीक है, कंकाली टीला। वर्तमान समय में अगर हम बात करें, अभी हम लोग हाल ही में मथुरा, जब अभी एक प्रोजेक्ट के तहत हम लोग काम कर रहे थे काशी से मथुरा, तो उसमें मथुरा की जितनी भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, मोस्ट ऑफ द साइट्स वर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू हैबिटेशनल एक्टिविटीज़। ठीक है, तो ये जो बसावट, मानव बसावट के कारण मथुरा यहाँ से लेकर काशी से लेकर मथुरा तक के बीच की जितने भी महत्वपूर्ण साइट्स हैं लगभग समाप्ति के कगार पर हैं। वो चाहे खेती के कारण हो, चाहे बसावट के कारण हो। जैसे मथुरा की जो साइट्स हैं वो बेसिकली बसावट के कारण, क्योंकि वहाँ ज़मीन कम है, आदमी ज़्यादा है, तो लगातार लोग उसको काट काट के घर बना रहे हैं, है ना। तो हम लोग यहाँ का विजिट भी किए थे, और वो छोटा सा उसको घेर के एसआई द्वारा उसको प्रोटेक्ट किया गया है, लेकिन साइट नाम की अभी कोई चीज़ वहाँ पर ऐसा रह नहीं गया है। उसके बाद पेशावर की हम बात करें, अब डिस्कस कर लेते हैं, तो इसका सही ऑप्शन होगा मथुरा। ठीक है, पेशावर क्या है? यहाँ से हमें एक स्तूप मिलता है। चारसद्दा की बात हमने, तक्षशिला आप जानते हो गांधार कला का केंद्र था। तक्षशिला वाज द सेंटर ऑफ गांधार आर्ट। क्या था ये?
तो गांधार आर्ट का केंद्र था, सेंटर था। ठीक है, चार श्रद्धा के बारे में हमने आपसे ऊपर डिस्कस कर ही लिया कि चार श्रद्धा वाज नोन एज पुष्कलावती। क्या था ये? पुष्कलावती के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में है। ठीक, अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसको जो है श्रेणी 1 को श्रेणी 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, इसको हमको क्या करना है? सुमेलित करना है। श्रेणी 1 को श्रेणी 2 से सुमेलित करिए। मैच द आइटम्स ऑफ लिस्ट 1 विद दोज ऑफ लिस्ट 2। तो फर्स्ट इज ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रेंसिस, सेकेंड इज होमो हैबिलस, थर्ड इज हथनौरा मानवस्थी, फोर्थ इज ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस। तो इसको मिलाना है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम्स में आता रहता है, तो आप इसको जो है ज़रूर रट लीजिएगा। तो पहला ऑप्शन ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रेंसिस है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रेंसिस की खोज किसने की थी? ये मिला था डोनाल्ड जॉनसन को। ठीक, उसके बाद होमो हैबिलस। होमो हैबिलस किसको मिला था? एलएसवी लीकी को। ठीक, तीसरा है हथनौरा मानव। भारत के संदर्भ में कहाँ मिला था? अरुण सोनकिया को मिला था। ठीक, और उसका ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकांस है, ये किसको मिला था? रेमंड डार्ट को। ठीक, अब एक बार इसका ईयर भी देख लेते हैं कि कब कौन सा मानव प्राप्त हुआ था। तो जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस है, ये वाला, ये प्राप्त हुआ था रेमंड डार्ट को कब? 1925 में। कब? 1925 में। उसके बाद जो हथनौरा का मानव अवशेष है, हथनौरा वाला जो है, ये अरुण सोनकिया को 1982 में प्राप्त हुआ था। कब? 1982 में। उसके बाद अगला है जो है डोनाल्ड जॉनसन। इसका अभी मेरे को डेट एग्जैक्ट पता नहीं है, इसलिए मैं इसको नहीं बताऊंगा। एलएसवी लीकी, होमो हैबिलस की जो इसकी इनको प्राप्त हुआ था लीकी को, वो 1961-62 में प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से इसको आप जो है देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, क्योंकि मिलाना बहुत ज़रूरी है और एग्ज़ाम की दृष्टि से ऐसे क्वेश्चंस आते भी रहते हैं, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक, ये बहुत ज़रूरी है। आप लोग इसको जो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रेंसिस किससे है? डोनाल्ड जॉनसन। होमो हैबिलस तो एलएसवी लीकी, हथनौरा अरुण सोनकिया, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस रेमंड डार्ट। ये सब आप लोग रट लीजिए, ये आपके एग्ज़ाम में बहुत काम आते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका जो है अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, मिलाने वाला ही क्वेश्चन है। और मैच द आइटम्स ऑफ लिस्ट 1 विद दोज ऑफ लिस्ट 2। पहला है द इंडो ग्रीक बुक है। पहला क्या है? द इंडो ग्रीक। ठीक है, इसके पुस्तक, उसके बाद फिर द इंडस एज, फिर द सरस्वती फ्लोज ऑन, फिर उसके बाद क्या है? इंडियन आर्कियोलॉजी टुडे। ये 4 क्वेश्चन हैं। इसके लेखक कौन है ये आपको बताना है। ठीक, इसको आपको मैच कराना है। तो द इंडो ग्रीक के लेखक कौन है? बहुत फेमस नाम है इनका। ये इंडो ग्रीक के लेखक काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संबंध रहे हैं सर। इंडो ग्रीक्स के लेखक कौन हैं? ए.के. नारायण साहब। ए.के. नारायण सर ने इसका पहले मैं एक पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ कुछ क्वेश्चन ए.के. नारायण सर से लेकर, तो इसको देख लीजिएगा। इन्होंने राजघाट का एक्सकेवेशन करवाया। उसके बाद 1971 में अभी जो ज्वलंत मुद्दा है आपका अयोध्या, इसका सबसे पहले एक्सकेवेशन ए.के. नारायण सर ने करवाया था। हालांकि उसकी रिपोर्ट अभी तक पब्लिश नहीं हो पाई है। उम्मीद करते हैं कि जल्द ही उसकी रिपोर्ट काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पब्लिश होगी। और उसके बाद फिर उसमें जो एएसआई ने काम किया, सबसे पहले काम जो है उस पर ए.के. नारायण सर ने किया था। ये बीएचयू के लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारे पास ऐसे पुराविद थे जिन्होंने अयोध्या पे बहुत पहले 1971 या 70 के दशक में ही काम कर लिया था। उसके बाद फिर एएसआई ने काम किया। तो ए.के. नारायण सर का बहुत योगदान है पुरातत्व के क्षेत्र में। उन्होंने द इंडो ग्रीक्स बुक लिखी थी, जो अपने आप में वन ऑफ द बेस्ट बुक इन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री आप इसको कह सकते हैं। अगला ऑप्शन द इंडस एज, इसके लेखक जी.एल. पोसेल हैं। उसके बाद सरस्वती फ्लोजान, इसके लेखक बी.बी. लाल सर हैं। इन्होंने
ही चाहे वो बाण गंगा का पुरा स्थल हो, चाहे शिशुपालगढ़ पुरा स्थल हो। उसके बाद इन्होंने महाभारत और रामायण से संबंधित जितने भी आख्यान मिलते हैं, स्थानों के नाम मिलते हैं, उनका भी उत्खनन जो है बीबी लाल सर ने करवाया है। चाहे वो अहिछत्रा हो, चाहे हस्तिनापुर हो, चाहे श्रृंगवेरपुर हो, भरद्वाज आश्रम हो, इन सब स्थानों का उत्खनन जो है बीबी लाल सर ने करवाया था। बीबी लाल सर का भी जो है बहुत योगदान है इसमें। और बीबी लाल सर को पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है भारत सरकार द्वारा। तो पुरातत्व क्षेत्र के पितामह के रूप में बीबी लाल सर जो है जाने जाते हैं। इन्होंने ही मार्टिमर व्हीलर से तक्षशिला में ट्रेनिंग ली थी। ठीक है, तो ये आप लोग जो है इसको इस तरह से अगर आप जोड़ के देखोगे तो आपको फिर बहुत ज़्यादा फैक्ट याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक को दूसरे से लिंक करते जाओगे तो आपके क्वेश्चंस बनते जाएंगे। ठीक, अब अगला है इंडियन आर्कोलॉजी टुडे। इसके लेखक कौन है? एच डी संकालिया सर है। संकालिया सर डेक्कन कॉलेज से संबंधित थे। उन्होंने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्र में बहुत काम किया। निवासा में भी जो है संकालिया सर ने ही काम किया है। उसके अलावा महाराष्ट्र की कई बहुत सी साइट्स हैं, कई चाइल्कोलिथिक साइट्स हैं, वहाँ पर संकालिया सर ने काम किया। ठीक है, तो ये अब देख लीजिए आप। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जो है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने वाला ही है। इसमें दिया हुआ है आपका PGW, ग्रे वेयर, रोल्टेड वेयर, NBPW। ठीक, इसको जो है ये प्लेसेस दिए हुए हैं, अरिकामेडु, अहिछत्र, तक्षशिला, हस्तिनापुर, इनसे मिलाना है। तो आप आसानी से बता सकते हैं PGW कहाँ से मिला है, तो अहिछत्र से मिला है। ठीक है, इसके एक्सकेवेटर कौन है, तो KN दीक्षित सर हैं। ठीक है, कौन थे, तो KN दीक्षित थे। अब ग्रे वेयर कहाँ से प्राप्त हुआ, हस्तिनापुर। अभी हमने सॉरी, ये हस्तिनापुर नीचे है, ग्रे वेयर इसके हस्तिनापुर हैं। हस्तिनापुर के एक्सकेवेटर हमने आपको बताया ही अभी कि बीबी लाल सर हैं। कौन है, बीबी लाल सर हैं। उसके बाद रोल्टेड, ये कहाँ है, अरिकामेडु में। इसके कौन थे, व्हीलर ने ही अरिकामेडु को और जो है ब्रह्मगिरी का एक्सकेवेशन किसने कराया था, हु वाज द एक्सकेवेटर ऑफ अरिकामेडु एंड ब्रह्मगिरी, तो व्हीलर सर थे। ही वाज डायरेक्टर इन 1944। ठीक, डीजे, ये ASI की DG जो है 1944 में बने। उसके बाद इन्होंने जो है हड़प्पा के कई आर्कियोलॉजिकल साइट्स में उत्खनन कराया, जिसमें से हड़प्पा खुद में एक पुरा स्थल है जहाँ पर उन्होंने जो है काम किया था। उसके अलावा अरिकामेडु और ब्रह्मगिरी में भी काम किया। यहाँ से रोमन पॉटरीज के प्रमाण मिलते हैं। कहाँ के, रोमन पॉटरीज के। और ये साइट दिखाती है कि भारत के लोगों का रोमन के साथ जो है ट्रेड था। ठीक, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद अब NBPW देख लेते हैं। NBPW हमें तक्षशिला मिलती है। तक्षशिला में कहाँ, इसका भी एक्सकेवेशन कौन कराया था, व्हीलर महोदय ने कराया था। और बीबी लाल सर ने यहीं पर ट्रेनिंग ली थी। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है तक्षशिला। यहाँ से हमें NBPW के प्रमाण मिलते हैं। ठीक, उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। बस इसको ऐसे जोड़ के पढ़ते रहिए जिससे कि आपको अधिक से अधिक प्रश्न कम समय में तैयार होते रहें। अगला क्वेश्चन भी है यही, मैच द लिस्ट। 1 को 2 से मिलाना है। अशोक का स्तूप, धमेक स्तूप, सूर्य मंदिर, सन टेम्पल, कैलाश टेम्पल। ठीक, ये कहाँ कहाँ पे है, मुडेरा, सांची, एलोरा, सारनाथ। ठीक, अब हम इसको मिला लेते हैं। अशोक का स्तूप सांची, अभी हमने पहले पीछे डिस्कस किया। ठीक है, सांची कहाँ है, तो MP में है। ठीक, उसके बाद धमेक स्तूप है सारनाथ। कहाँ पे है, सारनाथ में धमेक स्तूप है। ठीक है, यहीं पर महात्मा बुद्ध ने अपने 5 अनुयायियों को सबसे पहले ज्ञान दिया था। ठीक है, उसके बाद है सूर्य मंदिर, सन टेम्पल कहाँ पे है, मुडेरा, बहुत बार पूछा गया है। मुडेरा का सूर्य टेम्पल कई बार पूछा गया है। और कैलाश टेम्पल कहाँ है, एलोरा में कैलाश टेम्पल है, जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये आप सब देख लीजिएगा। उसके अलावा अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जुते हुए खेत के एविडेंस कहाँ मिलते हैं। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण भी क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है और जिसको पता है उसके लिए इजी है। एविडेंस ऑफ प्लॉग्ड फील्ड हैज़ बीन फाउंड एट रोपड़, रंगपुर, कालीबंगा, धौलावीरा। ठीक, तो
इसका सही ऑप्शन क्या होगा, आप बताइए। इसका सही ऑप्शन आप जानते ही हैं कि कालीबंगा इसका सही ऑप्शन है, आंसर है। क्या है इसका सही ऑप्शन, कालीबंगा। कालीबंगा का एक्सकेवेटर कौन था, वीवी लाल सर ही थे। वीवी लाल सर और बीके थापर। कौन था, बीके थापर थे, ठीक। रोपड़, आप स्वतंत्रता के बाद, आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद पहली साइट जो है भारत में एक्सकेवेट की गई वो है रोपड़, ठीक। जेपी जोशी ने, जगतपत जोशी ने इसका जो है क्या कराया था, उत्खनन कराया था। ये सरस्वती सिंधु सभ्यता से संबंधित पुरास्थल भारत का पहला जो उत्खनन के बाद, वो जो आज़ादी के बाद खोदा गया था। यहाँ से सरस्वती सिंधु सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं। उसके बाद धौलावीरा। धौलावीरा आप जानते हैं, कई बार डिस्कस किया जा चुका है धौलावीरा। धौलावीरा का उत्खनन RS बिष्ट सर ने करवाया। यहाँ पर जो है आप जानते हो कि 3 नगर, अपर टाउन, लोअर टाउन, मिडिल टाउन, है ना, के प्रमाण मिलते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके अलावा यहाँ से हमें स्टेडियम के भी प्रमाण मिलते हैं। किसके प्रमाण मिलते हैं, तो स्टेडियम के प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ से ही आपको एक स्क्रिप्ट का बोर्ड मिलता है जिसमें 10 अक्षर दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं रंगपुर। रंगपुर जो है इस गुजरात में स्थित है, ठीक है। तो ये इस तरह से ये आपके क्वेश्चन से होते हैं। और अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अभी हाल ही में चर्चित, उम्मीद करते हैं कि अब की बार एग्ज़ाम में सनौली से संबंधित कोई ना कोई प्रश्न आपके सामने ज़रूर रहेगा, इसलिए सनौली ज़रूर देख लीजिएगा। सनौली नामक पुरास्थल कहाँ स्थित है, वेयर इज सिचुएटेड सनौली, सनौली कहाँ स्थित है, ठीक है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, दिल्ली। तो ये कहाँ पे है, आप जानते हो उत्तर प्रदेश में स्थित है। अभी हाल ही में इसका एक्सकेवेशन SI के SK मंजुल सर द्वारा इसका कराया गया। किसके द्वारा, SK मंजुल सर द्वारा कराया गया। और इसी में सनौली से ही संबंधित अभी हाल ही में एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है, वो द सीक्रेट्स ऑफ सनौली, द सीक्रेट्स ऑफ सनौली। आप लोग इसको देखिए, बहुत अच्छी मूवी है। 55 मिनट की डॉक्यूमेंट्री है, जिसको जो है मनोज वाजपेयी ने जो है इसमें डायलॉग्स बोले हैं, जो कहीं ना कहीं आपको उस जो कॉपर होर्स कल्चर था उससे आपको जोड़ने का प्रयास कराएगा। और यह साइट ऐसी साइट है जो आपको कल्चरल कंटिन्यूटी दिखाने का प्रयास करती है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता से गंगा वैली की जो सिविलाइजेशन है, इनके बीच की कड़ी को जोड़ने का प्रयास करती है ये सभ्यता अपने आप में। और यहाँ से आप जानते हो कि रथ भी प्राप्त हुआ है, यहाँ से शील्ड भी प्राप्त हुई है, यहाँ से हेलमेट के एविडेंस मिले हैं, यहाँ से कई समाधान मिले हैं, ठीक है। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण साइट है। इसको आप लोग जो है अधिक से अधिक देखने का प्रयास करिए। द सीक्रेट्स ऑफ सनौली बहुत अच्छी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अब जल्द ही आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है सब्सक्राइब करिए और